नमस्कार सभी साथियों को। मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह आप लोगों के बीच में पुनः हाजिर हुआ हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच रिलेट टू फंडामेंटल राइट्स। और उसमें स्पेशली हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 12। तो हमने अपनी पहली वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपको पहले ही बताया कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो फर्स्ट है पार्ट यानी कि भाग यानी कि 22। दूसरा जो है शेड्यूल शेड्यूल 12। एट प्रेजेंट 12 शेड्यूल है। और 3 जो है आर्टिकल आर्टिकल मैंने अनुच्छेद 395 अनुच्छेद थे, अब 411 के आसपास इसमें अनुच्छेद है। तो इस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविधान का पार्ट 3 यानी कि भाग तीन जो है भाग 3 यानी कि पार्ट 3 विच रिलेट टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेट वी स्टार्ट। हम इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स से पहले हम आर्टिकल 12 को हम पढ़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल 12 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 12 और फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत भी आर्टिकल 12 से होती है, क्योंकि 12 जो अनुच्छेद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक हम 12 अनुच्छेद को नहीं समझेंगे, इसकी व्याख्या नहीं समझेंगे, इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं समझेंगे, तो हमें फंडामेंटल राइट्स आगे समझ में नहीं आएगा। तो हम इसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि आर्टिकल 12 है क्या। आर्टिकल 12 हमें बताता क्या है। आर्टिकल 12 हमें स्टेट की डेफिनेशन बताता है। स्टेट की डेफिनेशन बताता है। राज्य की परिभाषा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई? ये सवाल ये है कि आर्टिकल 12 इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अब हम इसको डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें स्टेट की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे दिए गए जितने भी अनुच्छेद हैं फंडामेंटल राइट्स के, तो वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जो अगेंस्ट द स्टेट है, यानी कि राज्य वी कैन क्लेम फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट द स्टेट। हम स्टेट से फंडामेंटल राइट्स क्लेम कर सकते हैं। और इसलिए हमें स्टेट का पता होना चाहिए कि राज्य भी कौन सी संस्था, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी एजेंसी जो है स्टेट के अंडर आती है और किसको हम स्टेट कहें। इसलिए हमें आर्टिकल 12 को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 12। तो हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 12 है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी व्याख्या, इसकी इंटरप्रिटेशन समय समय पर होती रही है। आर्टिकल जो 12 हमें कहता है, definition in this part, unless the context otherwise required, the state include the government and parliament of India and government and the legislature of the state and all local or other authorities within the territory of India under the control of the government of India। तो इसका सीधा सा मतलब, पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें कोई ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, या फिर ये सिंपल तौर तरीके से हम इसको समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट है। कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी एजेंसी अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आता है। दूसरा जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारत की जो संसद है वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आता है। अब पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा और राज्यसभा, 2 सदन मिलकर पार्लियामेंट बनाती है। लोकसभा लोअर हाउस है और ये अपर हाउस है।
अपर हाउस है। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, सॉरी, इसको राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं और लोकसभा को जो है हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। दो चीज आ गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो राज्य की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। और पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा और राज्यसभा लोअर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस है। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। और ये दोनों जो है राज्य की, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आती है। जो थर्ड जो है गवर्नमेंट एंड अदर गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द ईच स्टेट, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। इसका मतलब समझेंगे हम, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट तो यहां पर भी आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार, और यहां पर भी गवर्नमेंट सरकार एंड लेजिस्लेचर ऑफ द ईच स्टेट। हम दोनों में अंतर समझेंगे कि यहां पर भी गवर्नमेंट है, यहां पर भी गवर्नमेंट है, लेकिन ये गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की बात करती है, राज्य की बात करती है। और लेजिस्लेचर ऑफ द ईच स्टेट यानी कि 29 हमारे राज्य हैं, उन सभी राज्यों की, राज्य की विधायिका वो भी राज्य स्टेट की डेफिनेशन के अंतर्गत आती है। इसके बाद नंबर 4 पे आती है ऑल लोकल बॉडीज। ऑल लोकल बॉडीज, जो लोकल बॉडीज हैं वो भी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आती है। नंबर 5 जो है अदर अथॉरिटीज, ये भी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आती है। तो बस इतना ही आर्टिकल 12 के अंदर दिया गया है। भाई स्टेट हम किसको कहेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, ईच स्टेट एंड ऑल लोकल बॉडीज एंड अथॉरिटीज, ये हम आर्टिकल 12 में हम पढ़ते हैं। विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत की टेरिटरी के अंदर, वो मैंने पहले ही अपने चैप्टर में पढ़ा था, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये जो है आर्टिकल 12 की डेफिनेशन है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी की सभी स्टेट के अगेंस्ट में है। जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14, हालांकि हम उसको आर्टिकल 14 को डिटेल में चर्चा करेंगे। आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 बताता है। तो स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, इसमें वर्ड है स्टेट, मैं अच्छी तरह से लिख देता हूं इसको, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। तो यहां आया स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, तो ये वर्ड स्टेट का जिक्र आता है। ऐसे ही आर्टिकल 15 के अंदर आता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, वहां पर भी स्टेट का डिस्कस आता है। ऐसे ही 16 आर्टिकल अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी स्टेट आता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकार के अधीन जो भी एम्प्लॉयमेंट होगा वहां पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, तो वो यहां पर स्टेट आता है। तो ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो स्टेट के अगेंस्ट है, इसलिए हमें स्टेट की डेफिनेशन हमें समझने की जरूरत है कि भी स्टेट किसको कहेंगे किसको नहीं कहेंगे। इसमें बहुत सारे केस लॉ हैं, इसमें बहुत सारे जो है केस लॉ है। जैसे मान लो इसमें एक
एक केस लो आया, जैसे बीसीसीआई है। अब बीसीसीआई क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट जो है इंडिया, ये बीसीसीआई है। तो बीसीसीआई क्या राज्य की डेफिनेशन के अंतर्गत आती है या नहीं आती है? तो इसमें जी टेलीफिल्म टेलीफिल्म का केस आया था, उसमें डिसाइड किया गया कि ये जो है बीसीसीआई जो है वो राज्य की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता है। ये जो ये आया था एआईआर, इसका जो साइटेशन है एआईआर 2005, एआईआर 2005 का केस है ये। वहां सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो इसमें यह बताया गया बीसीसीआई जो है स्टेट की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता। कारण क्या है, क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसमें फाइनेंस जो है वो फाइनेंस जो है स्टेट नहीं करता, और उसमें कंट्रोल है, कंट्रोल स्टेट का नहीं है, यानी कि सरकार उसको फंडिंग नहीं करती है, सरकार उसको सरकार का उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन जो है या एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो है वो सरकार का नहीं है। इसलिए जो है बीसीसीआई इज नॉट स्टेट। तो हाँ, एज ए फंडामेंटल राइट्स वी कैनॉट क्लेम फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट द बीसीसीआई। तो इसलिए जो है समय समय पे कोई सेट जो है लैंग्वेज या फिर सीधा कोई ये नहीं है कि इसको हम स्टेट कहेंगे या स्टेट नहीं कहेंगे। समय समय पर ये डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सरकमस्टांसेस और सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो है इसमें जजमेंट और डिसीजन देते हैं। तो इसमें अगली जो चीज आती है भाई, जो सबसे बड़ी बात है ये पहली वाली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट, क्लियर है कि ये स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं, या स्टेट और लेजिस्लेटिव ऑफ द ईच स्टेट। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर लेजिस्लेटिव जो भारत की जो स्टेट की जो विधायिका है, राज्य सरकार की जो विधायिका है, वो राज्य की डेफिनेशन के अंदर आती हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे हमें दिखाई पड़ता है या फिर हमें मालूम है, हम इसको वी कैन आइडेंटिफाई। बट जो इसमें दो चीजें नीचे और दी हैं, लोकल बॉडीज और अदर अथॉरिटीज। तो लोकल बॉडी और अदर अथॉरिटीज, तो इसमें बहुत सारे जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट के आए हैं। तो इसमें कोई भी लोकल बॉडी या अदर अथॉरिटीज विच जहां जो स्टैच्यूटरी बॉडी के द्वारा उनका निर्माण स्टैच्यूटरी बॉडी से हुआ है, उनका जो निर्माण है, उनका जो फॉर्मेशन है या उनका जो गठन है एक स्टैच्यूटरी बॉडी से हुआ है, यानी कि कानून बना के हुआ है, वो जो है स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आता है। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो इसका जो है एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, या या फिर जो है इसमें मेडिकल काउंसिल है, तो उसको भी एक एक्ट बनाकर स्टैच्यूटरी बॉडी है ये। या कोई यूनिवर्सिटी का निर्माण होता है, तो एक स्टैच्यूटरी बॉडी के अकॉर्डिंग होता है। तो इसलिए वो जो भी लोकल बॉडी है वो स्टैच्यूटरी से बनी हुई है, स्टैच्यूटरी बॉडी है वो, तो वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आता है। और इसमें जैसे एसबीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर कोई भी नेशनलाइज बैंक है, वो सारे के सारे जो है स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। तो इस तरह से जो हमने ये केसला हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे मान लो चिल्ड्रन एंड सोसाइटी, कोई चिल्ड्रन सोसाइटी है, चिल्ड्रन सोसाइटी है, तो ये भी जो है कोर्ट ने डिसाइड किया कि भी ये स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आता है। शीला बरसे का केस है इसमें, इस केस का नाम है शीला बरसे वर्सेस सेक्रेटरी। ये केस आया था 1987 के अंदर।
1987 के अंदर। तो ये जो सोसाइटी है, ये चिल्ड्रन सोसाइटी थी जो थी, ये स्टेट की डेफिनेशन के अंदर इसको अंदर शामिल किया गया। इसका जो जजमेंट है, जो फेमस जस्टिस रहे हैं, जस्टिस P.N. भगवती, उन्होंने ये केस डिलीवर किया, वो जजमेंट डिलीवर किया। और ये शीला बरसे वर्सेस सेक्रेटरी, ये टाइटल था। 1987 के अंदर ये जजमेंट आया। जस्टिस P.N. भगवती बहुत ही फेमस प्रोमिनेंट जस्टिस रहे। हम ये कह सकते हैं कि जस्टिस P.N. भगवती ने PIL की शुरुआत की, यानी कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत की। और बहुत ही प्रोमिनेंट जस्टिस रहे। इन्होंने जो कहा कि भी ये जो चिल्ड्रन सोसाइटी है वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आता है। तो अदर अथॉरिटी की जो बात करते हैं, हम जो अदर अथॉरिटी के अंदर बात करते हैं, तो इसमें सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ हमें समझने की जरूरत है। इसमें एक फॉर्मूला दिया गया, कि भी कौन सी अथॉरिटी और बॉडी स्टेट है या नहीं है या नहीं है। बी हसन अली वर्सेस डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन। इस केस के अंदर, ये केस 1987 में आया, ये भी 1987 में आया। और इस केस का जो जजमेंट जो दिया वो भी जस्टिस P.N. भगवती ने दिया था। तो इस केस में एक 3-4 चीजें निकल के आई। सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एड। कोई भी लोकल अथॉरिटी है या अदर अथॉरिटीज है, अगर उसको फाइनेंशियल एड यानी कि आर्थिक सहायता गवर्नमेंट से मिल रही है, स्टेट गवर्नमेंट से हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट से हो, तो वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएगी। दूसरी बात, उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है, यानी कि सरकार का नियंत्रण अगर है, तो वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर, वो लोकल बॉडी और लोकल अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी, वो इसमें आएगी, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएगी। अगर वो पब्लिक फंक्शन कर रही है, वो लोकल बॉडी या अदर अथॉरिटीज वो है, अगर पब्लिक फंक्शन कर रही है, जैसे MCD है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, या फिर म्युनिसिपल कमेटी जो है, क्या है ये म्युनिसिपल कमेटी, MCD जैसे, या फिर DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये लोकल बॉडी अदर अथॉरिटीज के अंदर आती हैं। तो क्या इनको राज्य माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? क्यों माना जाएगा? क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि वेयर देयर इज ए वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जहां पर अगर मूलभूत अधिकार का उल्लंघन होता है, तो क्या हम इन्हें राज्य मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स क्लेम कहां करेंगे हम? राज्य के अगेंस्ट में। तो अगर इनके द्वारा कोई हमारे मूलभूत अधिकार पार्ट 3 में, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, अगर उनका वायलेशन होता है, तो क्या हम एज ए फंडामेंटल राइट्स हमारे वायलेशन हुए हैं, तो एज ए रिट्स क्या हम सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते? तो इसलिए बी हसन अली वर्सेस डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन 1987 में ये जजमेंट आया। और जजमेंट में बताया कि फाइनेंशियल एड, अगर वित्तीय सहायता अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है उस अथॉरिटी को, उस अदर अथॉरिटीज को, तो वो स्टेट और राज्य की डेफिनेशन में आएगी। अगर गवर्नमेंट कंट्रोल है, अगर सरकार का उस पर कंट्रोल है, तो भी वो राज्य की डेफिनेशन के अंदर आएगी।
अगर वो पब्लिक फंक्शन कर रही है, पब्लिक फंक्शन कर रही है, यानी कि परफॉर्मेंस उसका जो है पब्लिक फंक्शन है, तो भी वो राज्य की डेफिनेशन के अंदर आएगी। या फिर जो है गवर्नमेंट एक्टिविटीज कर रही है, यानी कि डेलीगेशन ऑफ पावर है, यानी कि गवर्नमेंट एक्टिविटीज अगर है, यानी कि उसको इंटरेस्ट किया गया है, उसको काम दिया गया है। किसने काम दे दिया? गवर्नमेंट ने ही दिया है। डेलीगेशन ऑफ पावर, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन लॉ पढ़ते हैं तो देखो सरकार सारे काम अपने आप नहीं कर सकती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद अपने आप से काम नहीं करेगी, सारे काम नहीं कर सकेगी, इसलिए डेलीगेशन ऑफ पावर का एक प्रावधान है। तो वो इंटरेस्ट किया गया है उसको काम, किसको? लोकल अथॉरिटीज को या अदर अथॉरिटीज को, तो वो भी राज्य की डेफिनेशन के अंदर आता है। तो इसके साथ साथ एक दूसरा केस भी आया, अजय हाशिया का केस नाम है, उसको याद रखने की जरूरत है। अजय हाशिया, अजय हाशिया का केस आया, ये भी जो है ये लीडिंग केस है। तो ये दोनों लीडिंग केस है, और दोनों लीडिंग केसों के अंदर ये बताया गया है कि राज्य इसमें जस्टिस भगवती ने इसमें बताया कि, और ये जजमेंट दिया कि ये चार पांच चीजें हैं, अगर हैं ये 4-5 चीजें हैं, तो जो है वो अथॉरिटीज वो राज्य की डेफिनेशन के अंदर आएगी। तो इस तरह से हम वेरियस जजमेंट आए हैं, और इसकी व्याख्या की गई है कि कौन सी किसको हम स्टेट माने। तो अगर हम एक एस्पेक्ट को और देखते हैं कि क्या जुडिशरी हमने डेफिनेशन 12 में पढ़ लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधायिका, वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आता है, और अदर अथॉरिटीज वगैरह स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आता है। तो क्या जुडिशरी भी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आता है? तो अब तक के जो डिसीजन ही है, अब तक के डिसीजन में ये आया है कि गवर्नमेंट जुडिशरी जो है, न्यायालय है, वो राज्य की डेफिनेशन के अंदर नहीं आई है। जुडिशरी जो है, जुडिशरी राज्य की स्टेट की डेफिनेशन के अंदर नहीं आया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आर्टिकल है, इसको हमें समझने की जरूरत है कि भी राज्य की डेफिनेशन क्यों जरूरी है, और राज्य हम किसको कहेंगे। क्या विलेज पंचायत, गांव की पंचायत क्या राज्य की डेफिनेशन के अंदर आती है या नहीं आती है? तो वो आती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह, तो कहीं अलग अलग इसमें डिसीजन है, अलग अलग इसमें सरकमस्टांसेस के हिसाब से अलग अलग डिसीजन दिए गए हैं। तो इसको अगर आप डिटेल में देखना चाहो तो आप देख भी सकते हो, लेकिन मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी है कि भी राज्य के अंदर कौन सी चीज आती है, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट क्या है, और स्टेट की इम्पोर्टेंसी क्या है, राज्य की इम्पोर्टेंसी क्या है, राज्य हम किसको कहेंगे। वो 3 से 4 लाइनों का ही है, लेकिन इसमें व्याख्या दी गई है, इसकी इंटरप्रिटेशन की गई है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन करने का काम कोर्ट का है, और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसको इंटरप्रेट करता है। तो लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी क्या वो राज्य की डेफिनेशन के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं, समय समय पर इसका जजमेंट दिए जाते हैं। तो ये आज हमने आर्टिकल 12 पढ़ा, और इसके बाद हम फंडामेंटल राइट्स, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आएगी। फंडामेंटल राइट्स को हम डिस्कस करेंगे कि भी क्या फंडामेंटल राइट्स है, जो कि फंडामेंटल राइट्स समानता का अधिकार 14 से 18 और 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 29 से 30 सांस्कृतिक अधिकार,
और 32 में जो है हमने रेट पढ़नी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर इन फंडामेंटल राइट्स का जहां पर वायलेशन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। इसकी डिटेल हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी इस वीडियो में हमने डेफिनेशन ऑफ द स्टेट को हमने समझा। अगर आप लोगों को ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगे तो आप कमेंट भी करिए और इसको फर्दर जो है शेयर भी करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।